हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। तो आज हम देख रहे हैं जो कल देखा था हमने, कल की क्लास में हमने क्या देखा था, इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। तो आज की क्लास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सेकंड पार्ट देखेंगे और इसकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम जाके इसके क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं। तो आज क्या देख रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं। तो जब पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 आया था, तो उसके बाद कौन सा एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था। तो उसमें क्या क्या प्रोविज़न किए गए उसको देखते हैं। तो नन ऑफ द फंक्शन नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर इंक्रीज, यानी कि नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या, जो नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे। तो क्या हुआ कि नॉमिनेटेड मेंबर की संख्या क्या की कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा दी गई थी। ठीक है। तो फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, एलसी का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज कर दी थी। और क्वेश्चंस जो हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे, क्वेश्चंस कैन बी आस्क ऑन द बजट, यानी कि बजट पे डिस्कशन में क्वेश्चन कैन बी आस्क किए जा सकते थे। ठीक है। कि जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही थी, या उस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो जहाँ पे प्रोविजन खर्च कर रही थी, एक्सपेंडिचर कर रही थी, तो उस पर क्वेश्चन किए जा सकते थे, जो इंडियन भी हो सकते थे और जो भी नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है। तो ये पहली बार हुआ था। दूसरा क्या हुआ था कि इनडायरेक्ट बट लिमिटेड इलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। बट ये क्या था, जो कभी भी इसका जो टर्म दिया था, क्योंकि इलेक्शन नहीं दिया गया था, इलेक्शन टर्म यूज नहीं किया था, क्योंकि ये लोग क्या थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे। जैसे अभी प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करते हैं ना 12 मेंबर राज्यसभा में, तो ये क्या है, तो पहली बार आ जाए इनडायरेक्ट इलेक्शन के प्रोविजन के हिसाब से आपका शुरू हुआ इलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है। तो मॉर्ले क्या थे, आपके वायसराय हुआ करते थे। और मिंटो क्या थे आपके, सॉरी, मॉर्ले जो थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। मॉर्ले क्या थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये वायसराय हुआ करते थे। ठीक है। तो इनको ये भी बोला जाता है। फिर इसमें क्या प्रोविजन किया गया था, इन लेजिस्लेचर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो जैसे इसका जो प्रोविजन प्रीवियस वाला क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या था कि बजट में सप्ली क्वेश्चन का आस्क कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी, जैसे एक क्वेश्चन आपने पूछा और उसका जो जवाब देगा बजट का, जो इस जैसे अभी प्रोविजन होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका आंसर दिया, और उसका क्रॉस क्वेश्चन भी अगर पूछना है उनको, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कैन, क्रॉस क्वेश्चन का हो या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क। तो इसकी भी प्रोविजन को पॉलिसी मिल गई थी, यानी कि जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर थे, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी बजट के बारे में पूछ सकते थे। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोविजन था कि पहली बार किसी इंडियन वाज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। तो जैसे देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसमें 15 मेंबर हुआ करते थे, और एक क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती जिसमें वायसराय हेड हुआ करते थे। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें पहली बार किसी इंडियंस को भी क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया। तो कौन थे ऐसे पहले, तो सत्येंद्र प्रताप सिन्हा को इंक्लूड किया था। ये कैसा, एज अ लॉ मेंबर की तरह इंक्लूड किया गया था। कैसे, एज अ लॉ मेंबर। ठीक है। पहली बार सत्येंद्र प्रताप सिन्हा जी को। तो आगे जो और क्या हुआ कि इसमें क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड किया। किसको दिया गया था, मुस्लिम को। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इसका मतलब क्या है, सेपरेट इलेक्टेड का मतलब ये था कि जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम शुड इलेक्ट या शुड बी वोट फॉर ओनली, मुस्लिम कैन वोट ओनली फॉर मुस्लिम्स, यानी कि जो मुस्लिम हैं वो केवल मुस्लिम्स कैंडिडेट के लिए ही वोट कर सकते थे। तो इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टेड, या इसी को बोलते हैं कम्युनल कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। तो अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन आया भी है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, तो मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या था आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जैसे 1909 आया था और वैसे 1919 आया, तो इसको क्या बोलते थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू कौन थे आपके, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे आपके, वायसराय थे, इसलिए इनको नाम ऐसे भी बोला जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो इसमें क्या किया गया, तो जब से पहली बार में क्या दिया था 1909 में, इन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या दिया था, सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था, ओनली मुस्लिम्स को। इसमें क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो सिस्टम था, इन्होंने फर्दर एक्सटेंड कर दिया, किसको दे दिया, सिख को दे दिया, सिखों को दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को दिया गया, यूरोपियंस को दिया गया और एंग्लो इंडियंस को भी दिया गया। तो यानी कि ये चार लोगों को और एक्सटेंड कर दिया गया, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोसीजर था। यानी कि सिख केवल किसको इलेक्ट करेंगे, सिख कैंडिडेट को ही इलेक्ट कर पाएंगे, या इंडियंस जो क्रिश्चियन होंगे वो सिर्फ इंडियन क्रिश्चियन में जो कैंडिडेट होगा इलेक्शन के लिए खड़ा होगा उसके लिए वोट कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 पहली बार क्या हुआ, लिमिटेड बट डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन कहाँ पर किया गया, इस पे किया गया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। और इसमें दूसरा प्रोविजन क्या किया कि बाई कैमरल एट सेंट्रल लेवल पे क्या किया गया, बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब क्या, दो हाउस में, एक अपर हाउस जैसे आज हमारा होता है बाई कैमरल है, एक होता है लोअर हाउस। तो ये क्या है आपका, बाई कैमरल प्रोसीजर है। तो बाई अपर हाउस जैसे क्या है, आज क्या है, बाई अपर हाउस हमारा राज्यपाल है, सॉरी राज्यसभा है, और दूसरा क्या है, लोकसभा है। तो इसे बोलते हैं अपर हाउस। और तो उस समय क्या बोला जाता था इसको, काउंसिल ऑफ, जैसे आज भी बोलते हैं हम लोग अपर हाउस को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। इसको लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, पीपल्स हाउस बोलते हैं, या पॉपुलर हाउस बोलते हैं, या लोअर हाउस बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, पॉपुलर हाउस भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका बाई कैमरल का मतलब। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें और भी कुछ प्रोविजन है देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोविजन क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल, यानी प्रोविंस का मतलब क्या है, स्टेट, जैसे आज है यूपी बिहार बंगाल, ये क्या है, प्रोविंस है। और इंडिया सेंट्रल लेवल में तो भारत सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट है। तो डायरकी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, डायरकी जो थी आपका दो पार्ट में कैसे किया था किन लोगों ने, डायरेक्टरी में क्या था कि जो हमारा जैसे आज मिनिस्टर्स हैं तो डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें भी दो तरह के डिपार्टमेंट बनाए गए थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट बनाए गए थे और एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट में क्या था कि जैसे इम्पोर्टेंट है आपका लाइन एंड ऑर्डर, लाइन एंड ऑर्डर हो गया, डिफेंस हो गया, तो जो भी है फाइनेंस हो गया, ये सब क्या थे, रिजर्व सब्जेक्ट। तो ये किसके अंडर हुआ करते थे, ये वायसराय के अंडर हुआ करते थे। और जो भी क्या होते ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, वो किसको, जो मिनिस्टर्स होते थे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर होते थे, या मिनिस्टर्स के पास हुआ करते थे, जैसे एजुकेशन हो गया आपका, हेल्थ हो गया, ये सब क्या थे आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंडर आते थे। समझ पा रहे हैं आप। तो ये है आपकी डायरार्की का प्रोविजन किया गया था, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या था प्रोविजन आपका। तो नेक्स्ट प्रोविजन क्या था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आज यूपीएससी है, तो उसमें प्रोविजन किया गया था 1919 में, क्या किया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन भी किया गया था। तो पहली बार जब बना था, कब बना था, 1926 में सेंट्रल एक इसका जो है आपका रिकमेंडेशन दी गई थी, किसने दी गई थी, ली कमीशन ने। यानी कि ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर पहली बार क्या हुआ था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी, और उसके बाद से फिर इलेक्ट्रॉन जो मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर है उनको कंडक्ट कराया गया। सिक्स प्रोविजन ये है आपका क्या था कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया गया। जैसे पहले क्या था, एक केवल बजट आता था, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब क्या किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होगा
यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। जिस तरह अभी भी होता है कि भाई यूपी का बजट यूपी की सरकार देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भारत सरकार का, यानी कि सेंट्रल बजट को अलग कर दिया गया और स्टेट बजट्स को भी क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया था। तो ये यहाँ पर हुआ था किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट जो प्रोविजन है 7th, इसमें क्या है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि जो 1919 वाला जो एक्ट था तो उसमें 10 ईयर के बाद क्या किया जाएगा, रिव्यू कमीशन दी जाएगी कि जो हमने ये प्रोविजंस दिए हैं वो क्या करेगी, सबका रिव्यू कमीशन काम करेगी और क्या क्या इंप्रूवमेंट या क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है तो उस पर बात करेगी। तो जो आया था क्या आया था, साइमन कमीशन आया था, याद होगा आपको, साइमन कमीशन आया था आपको, कब आया था, 1927 में। तो आगे हम उसी के बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था और ये इंडिया में कब आई थी, 28 में पहुंची थी, आपकी फरवरी 28 में। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि डाउट में, कि लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 27 में कहीं लिखा होगा, 28 में लिखा होगा। तो 27 में क्या हुआ था, इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, मतलब गठन हुआ था। और 28 में जब इंडिया में जो लोग आए थे फरवरी में 28 में 1928 में इंडिया में लोग जो कमीशन के चेयरमैन थे वो इंडिया आए थे, मतलब ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें प्रोविजन क्या किया गया था कि जो अबोलिशन ऑफ डायरकी कर दी गई थी प्रोविंस, यानी प्रोविंस में जो क्या थे, डायरकी को खत्म कर दिया गया था। मतलब क्या कि ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट पहले बताया डायरकी का मतलब था, तो इसको क्या कर दिया गया, तो प्रोविंस में इसको यानी कि स्टेट्स में क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया गया था आपका। ठीक है, दूसरा क्या है, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि इसमें बात कही गई कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन है, जैसे अभी इंडिया में क्या एक तरह से क्वासी फेडरल सिस्टम आपने सुना होगा कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है या इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है या रूलिंग सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री में कौन सा है, क्वासी फेडरल सिस्टम है। ना ही पूरी तरह से यूनियन मतलब यूनियन है और ना ही पूरी तरह से क्या है, फेडरल है। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई इसमें। फिर दूसरा जो आपका नेक्स्ट क्या था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें थे और इसको क्या किया गया, उन लोगों ने कंटिन्यू रखा। सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे बताया था कि पहले किसको दिया, सबसे पहले 1909 में किसको दिया था, मुस्लिम्स को दिया गया। फिर 1919 में किसको एक्सटेंड किया, सिख को, एंग्लो क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो प्रोविजन था इसको भी इन्होंने, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन था इसको कंटिन्यू रखा गया। और आगे जाकर याद होगा आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जो मेजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसी को बोलते हैं बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो मेजर चीज़ें कहाँ से हमने ली हैं, इसी को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो ये पहला प्रोविजन क्या है, ये वाइडेस्ट लॉ बनाया था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, यानी इंडियंस के लिए वाइडेस्ट लॉ बनाया गया था, वाइडेस्ट मेड लॉ मेड बाई ब्रिटिशर्स, यानी अंग्रेजों ने पहली बार एक तरह से कॉम्प्रहेंसिव जो लॉ बनाया था, किसने बनाया था, अंग्रेजों ने इंडियंस के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना, कहने का ये मतलब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरेशन इन इंडिया। तो फेडरेशन मतलब सभी हमने बताया कि यानी स्टेट और यूनियन, यानी सबकी पावर क्या है, इसमें डिवीजन की बात की गई कि यानी कि इनको पावर क्या होंगी, उनकी पावर क्या होंगी, तो यानी कि एक फेडरेशन बनाने की बात की गई। तो जैसे फेडरेशन मतलब एक यूनियन होगा एग्रीमेंट के थ्रू, जैसे होता है, जैसे यूएसए क्या है, यूएसए क्या एक फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि एग्रीमेंट के थ्रू क्या बना है, स्टेट्स यूएसए बना हुआ है। ठीक है, तो ये वो इसलिए बोला था फेडरेशन, यानी कि सारे लोग मिलें, चार लोग, और वो एग्रीमेंट साइन करें कि हम ऐसा प्रोविज़न बनाते हैं कि हमारी जो इंडिविजुअल पावर्स ये होंगी, और एक अगर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल थ्रेट या कोई भी एक गोल अचीव करना है, कॉमन गोल, तो उस कॉमन सेंस कॉमन पॉइंट के ऊपर आके वर्क करेंगे, तो उसे बोलेंगे फेडरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बाई कैमरलिज्म प्रोविंशियल लेवल में भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे हमने बताया बाई कैमरलिज्म में क्या था आपका, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट जो आज राज्यसभा है, लोअर हाउस मतलब लोकसभा। ठीक है, और दूसरी बात क्या कही गई इन्होंने कि जो डायरकी थी प्रोविंस में उसको क्या कर दी गया, अबोलिशन कर दिया, यानी अबोलिशन ऑफ डायरकी फ्रॉम प्रोविंस।
यानी प्रोविंस यानी राज्यों से क्या कर दिया, डायरकी, यानी कि क्या था, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, ये था ना आपका ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट, ये क्या कर दिया, इसको अबॉलिस्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रोविजन आपका क्या था, आपका नेक्स्ट प्रोविजन आपका फिफ्थ में क्या दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट सेंट्रल लेवल, यानी कि अब वहां पे प्रोविंस में डायरकी देखिए उन्होंने खत्म करी थी 1935 वाले में, और क्या डायरकी कहाँ पर ला दी, डायरकी ले आए वो लोग सेंट्रल लेवल पर, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर क्या लेके आए वो डायरकी लाए, लेकिन कभी भी इम्प्लीमेंटेड नहीं हो, बट नेवर इट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर इसमें क्या किया कि जैसे फेडरेशन का मतलब क्या हो, डिवीजन ऑफ पावर, तो यानी कि इसमें क्या किया, प्रोविंशियल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो है सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया कि कौन से सब्जेक्ट कॉन्करेंट में आएंगे और कौन से सब्जेक्ट यूनियन में आएंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपको याद होगा 7th शेड्यूल है आपका, 3 लिस्ट देते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट कब बनी, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इसके तीनों लिस्ट हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर यहाँ से होगा। तो जो ये लिस्ट बनी थी कहाँ से हमने ली, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो ये सारे प्रोविजन आपने देखे, फिर इसके बाद जो लास्ट एक्ट आया था इंडिया के इंडिपेंडेंस का, तो जैसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, क्या बोला जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको दूसरा नाम से भी बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस एक्ट ही है। ठीक है, और ये कब आया था आपका, 3 जून 1947 को। ठीक है, और इसको क्राउन ने कब अप्रूव किया था, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, ये आया कब था, आया था प्रोविजन 3 जून 1947 को डिक्लेयर किया गया था, यानी डिक्लेयर्ड हुआ था ये। फिर अप्रूव्ड कब हुआ था, 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, ये अप्रूव्ड हुआ था। फिर इसके बाद क्या गया था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था ये, 14 अगस्त 1947 को ये इम्प्लीमेंट हो गया था। तो ये चीज़ थी इन्होंने की थी। तो इसमें अगर प्रोविज़न भी देखेंगे तो क्या क्या दिया था, ट्रांसफ़र, पहला प्रोविज़न क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू क्या किया गया, फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियंस के पास ट्रांसफ़र की गई पावर, पहला प्रोविज़न इसमें करना था। दूसरा प्रोविज़न क्या था आपका, इंडिया को और जो 2 डोमिनियन यानी कि 2 डोमिनियन बनाए गए, 2 डोमिनियन बनाए कौन कौन से, इंडिया और पाकिस्तान बनाए गए, 2 डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए, कौन कौन से, इंडिया और पाकिस्तान बनाया गया। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या किया गया, तो इसके बाद यानी कि जो भी क्या और बोला गया कि प्रोविजन क्या गया कि ऑल द ट्रीटी, जो भी यानी कि ट्रीटी होंगी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी होंगी, ऑल ट्रीटी एंड एक्ट बाज वर क्या होंगे, नल एंड वॉइड हो गए हैं आप, नल एंड वॉइड हो गए, क्योंकि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हमें आप पावर देगा, तो अब जिस पे हम जो भी लॉ या जो भी इम्प्लीमेंटेशन हम करना चाहते हो, जिससे रिलेशन रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। तो यानी कि सारी ऑल द ट्रीटी एंड एक्ट्स वर नल एंड वॉइड हु साइंड बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने जितनी भी ट्रीटी साइन की थी या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे थे, तो वो सब क्या है, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। और उसके बाद क्या किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बनाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूटेड बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाए गए, जिसके 2 फंक्शन मेन थे, क्या 2 फंक्शंस मेन हुआ करते थे। एक तो क्या था, मेन टास्क क्या था, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
प्रिपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियंस, यानी भारतीयों के लिए क्या बनाना, संविधान बनाना। दूसरा क्या था प्रोविजन, दूसरा प्रोविजन क्या था कि जो लॉ चल रहे हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट है, तो एज किसकी तरह, एक तक सरकार भी तो चलानी पड़ेगी, तो यानी कि वर्क इट विल वर्क एज इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि जो टेम्परेरी अभी सरकार बन रही है, इंटरिम गवर्नमेंट की तरह इसको भी रूल करना है, यानी कि दो मेजर फंक्शन हुए। तो ये आपका हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और इसमें और नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके लक्ष्मीकांत से और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे हम करेंगे, ताकि आप लोग इसको पता चले कि हमने जो पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं। और आज की क्लास यहीं पर साइन ऑफ करते हैं एंड थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें और भी अच्छा कर सकें। और जो ज़रूर कमेंट किया करिए आप लोग, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे जल्दी से जल्दी कोई नई चीज़ और हर चीज़ जो भी आपको, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पढ़नी है साइंस में या कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी तो हम उसमें ज़रूर आपके लिए काम करेंगे। और जो मेन फोकस हमारा टारगेट है कि एक बेसिक लेवल पे हर चीज़ डेवलप हो जाए आपके साथ, ताकि एक ये, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार आपको समझ में आ गई तो हर एग्ज़ाम में आनी ही आनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो, कमेंट आल्सो, बिकॉज हम लोग इसी बेस पे काम करते हैं कि क्या डिमांड है, क्या चीज़ें हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं आपके लिए। एंड थैंक यू अगेन थैंक